नमस्कार साथियों, अभिव्यक्ति की ऑनलाइन क्लासेज में मैं कुलदीप सिंह चौधरी आपका स्वागत करता हूं राजस्थान इतिहास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं वो है जयपुर का कछवाहा राजवंश। दोस्तों, जयपुर के कछवाहा राजवंश से संबंधित हम आज जो अध्ययन करेंगे, दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्लासेज हम ले रहे हैं या जो अध्ययन सामग्री हम आपके लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, यहाँ पढ़ाई हुई जो इतिहास की सामग्री है, इसके अलावा आपको इतिहास की किसी भी किताब को टच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मैं आपको पूरा मैटर पढ़ा रहा हूँ ये कम से कम 10 से 15 किताबों का मिश्रण है। 10 से 15 किताबों के फैक्ट मैंने इसके अंदर लिए हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इन वीडियोस को देखते रहिए, इनके नोट्स बनाते रहिए और इन वीडियोस को बार बार सुनते रहिए। आज हम बात करना चाहेंगे जयपुर का कछवाहा राजवंश के बारे में। तो साहब, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कछवाहा जो शब्द है ये कहां से आया। तो यहां के जो शासक थे ये अपने आप को भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, अपने आप को कुश के वंशज मानते हैं, अपने आप को कुश के वंशज मानते हैं। और कुश के वंशज मानने के कारण इन्हें कहा गया था कुशवाहा, और कुशवाहा से शब्द बना कछवाहा। कई जगह इन्हें कछावा भी बोला गया है। अब यहां जयपुर के कछवाहा जो शब्द है, इसकी जगह हम आमेर के कछवाहा भी ले सकते हैं, ढूंढाड़ के कछवाहा भी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ढूंढाड़ राज्य में ही कछवाहा राजवंश की स्थापना हुई थी और उसके बाद आमेर में कछवाहा राजवंश स्थापित हुआ। और देखते ही देखते ये राजवंश जो है वो जयपुर राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो यहां हम अगली चीज लेंगे, सब जो कछवाहा राजवंश था उनका संस्थापक या उनका आदि पुरुष कौन था। तो एक नाम हमारे सामने आता है, उसका नाम है दुल्हे राय। दुल्हे राय के द्वारा पहली बार कछवाहा वंश की स्थापना की गई। कब की गई? तो साहब 1137 ईस्वी के अंदर यह स्थापना की गई। दुल्हे राय के द्वारा सबसे पहले दौसा के बड़गुजरों को पराजित किया गया। दौसा के बड़गुजरों को पराजित किया और दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। ध्यान से देखना, कछवाहा राजवंश का जो संस्थापक था वो था दुल्हे राय, जिसने 1137 में ढूंढाड़ में कछवाहा वंश की स्थापना की थी। दौसा के बड़गुजरों को इसने पराजित किया और उन बड़गुजरों से दौसा छीनकर दौसा को अपनी पहली राजधानी के रूप में स्थापित किया। अगली बात मैं आपको बताऊं कि फिर इसके बाद में दौसा के बड़गुजरों को पराजित करने के बाद में इसने रामगढ़ के मीणा शासकों को पराजित किया, यानी कि रामगढ़ के मीणाओं को पराजित किया। दौसा के बड़गुजरों को पराजित करके दौसा को पहली राजधानी बनाया और रामगढ़ के मीणाओं को पराजित करके रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाया। और रामगढ़ में ही इन्होंने जमुआय माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया। और साहब, जमुआय माता कौन है? तो ये जमुआय माता जो है, ये जमुआय माता है कछवाहा वंश की कुल देवी।
तो ढूंढाड़ के कछवाहा वंश की कुल देवी कौन सी है? तो साहब आंसर होगा जमवाय माता। जमवाय माता का मंदिर रामगढ़ में बनवाया, इसीलिए वर्तमान में यह स्थान जो है वो जमवाय रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, और यह है वर्तमान में जयपुर जिले के अंदर। तो पहली राजधानी दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा को बनाया, और रामगढ़ के मेणाओं को हराकर दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाया। और जब यह अपनी कुल देवी जमवाय माता के मंदिर का निर्माण करवा दिया, तो इसीलिए इसे जमवा रामगढ़ के नाम से जानते हैं। तो दूल्हे राय ने इस वंश की स्थापना की ढूंढाड़ क्षेत्र में, यानी कि दौसा और रामगढ़ को राजधानी बनाकर। अब यह राजवंश आमेर में आएगा, और आमेर में कब आएगा वो हम देखते हैं। एक शासक इनका आता है जिसका नाम है कोकिल देव। इस कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया, यानी कछवाहों की तीसरी राजधानी कौन सी बनी? आमेर बनी। तीसरी राजधानी कौन सी बनी? आमेर बनी। और चौथी राजधानी बनेगी जयपुर। तो धीरे धीरे इस तरीके से कछवाहा वंश का विस्तार हुआ। आमेर, क्वेश्चन आ जाए कि आमेर को राजधानी किसने बनाया, तो आंसर होगा आपका कोकिल देव। आगे एक शासक आता है जिसका नाम है पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इसका जो साम्राज्य था या इसका जो अधिकार क्षेत्र था, उसे इसने यानी कि अपने साम्राज्य को 12 भागों में विभाजित किया, अपने पुत्रों में बांट दिया, 12 भागों में विभाजित किया। और ये जो 12 भागों में विभाजित करने की जो ये प्रणाली हुई, इसे ही कहा गया 12 कोटड़ी व्यवस्था। 12 कोटड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन आ जाए कि 12 कोटड़ी व्यवस्था किसके समय लागू हुई, तो आंसर होगा साहब पृथ्वीराज कछवाहा। 12 कोटड़ी व्यवस्था क्या थी कि इसने अपने साम्राज्य को समान समान 12 भागों में बांट दिया अपने पुत्रों में, और यह व्यवस्था कहलाई 12 कोटड़ी व्यवस्था। अगली चीज देखें तो इसका पुत्र था सांगा। यह मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन था पृथ्वीराज कछवाहा, और सांगा की वीरता से मोहित होकर इसने अपने बेटे का नाम भी क्या रख दिया? सांगा। और दोस्तों ये वही सांगा है जिसने जयपुर के एक प्रसिद्ध कस्बे का निर्माण करवाया, और वो कस्बा था सांगानेर। पृथ्वीराज के पुत्र सांगा ने सांगानेर का निर्माण करवाया, सांगानेर शहर बसाया। अगली चीज आपको मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि जब मैंने आपको खानवा का युद्ध पढ़ाया होगा, तो खानवा के युद्ध में मैंने बताया था कि पाती पेरवन प्रथा का प्रयोग किया राणा सांगा ने, और उसके तहत राजस्थान में पहली बार राजपूत किसी युद्ध में एक साथ हुए, एक संगठन के रूप में, एक छत्र के रूप में युद्ध लड़े। और उसमें मैंने आपको बताया होगा कि आमेर का पृथ्वीराज भी इस युद्ध में था, यानी कि पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। और ये वही पृथ्वीराज है जब राणा सांगा युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया और सादड़ी का झाला अज्जर राणा सांगा का स्थान ले लेता है, तो आमेर का पृथ्वीराज और मारवाड़ का शासक मालदेव, ये दोनों राणा सांगा को वहां से निकालकर सुरक्षित बसवा दौसा पहुंचाते हैं। तो ये पृथ्वीराज कछवाहा किसका समकालीन था? तो साहब ये राणा सांगा का समकालीन था, और राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर इसने अपने बेटे का नाम सांगा रख दिया, और इसी सांगा ने सांगानेर कस्बे का निर्माण करवाया। 12 कोटड़ी व्यवस्था पृथ्वीराज कछवाहा के समय पे प्रचलन में आई। आगे हम एक शासक के बारे में देखेंगे, उनका नाम है भारमल। कुछ स्थानों पर इन्हें बिहारी मल के नाम से भी जाना गया है। भारमल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो घटना हुई 1562 ईस्वी की।
इस समय मुगल शहजादा जो है, मुगल सम्राट जो है, वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे जो है वो बार बार जो है वो राजस्थान पर अधिकार करने के लिए लालायित कर रही थी। तो पहली बार भारमल जो है वो फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलता है। और अकबर के उस समय जब ये भारमल अकबर से मिलने फतेहपुर सीकरी गया तो माना जाता है कि अकबर का जो हाथी था वो उन्मादित हो गया, वो पागल हो गया और अपनी ही सेना को मारने लगा, अपने सैनिकों को मारने लगा। और किसी ने भी उसको कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं दिखाई। और भारमल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अकबर के उस बिगड़े हुए हाथी को 1 मिनट के अंदर कंट्रोल करके दिखाया। अकबर इससे प्रभावित हुआ। और जब अकबर अजमेर दरगाह जा रहा था जियारत के लिए, तो चगताई खां के माध्यम से पहली बार जयपुर में अकबर और भारमल की मुलाकात सांगानेर में होती है, चगताई खां के माध्यम से। और 1562 में इस भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया। किसके साथ? अकबर के साथ। 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किसके साथ किया? अकबर के साथ किया। और ये जो हरकाबाई है मुगल इतिहास में मरियम उस जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मरियम उस जमानी के नाम से मुगल इतिहास में प्रसिद्ध हुई। और इसी हरकाबाई और अकबर से जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम था सलीम, जो जहांगीर के नाम से सुल्तान बना। 1562 में यह विवाह हरकाबाई और अकबर के बीच में हुआ और इनसे सलीम का जन्म हुआ। अब 1562 में जो यह विवाह हुआ, तो क्वेश्चन है कि विवाह किस स्थान पर हुआ? तो आंसर है सांभर में हुआ। यानी कि 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई और अकबर का विवाह सांभर में किया। अगली चीज, कि जब अकबर का विवाह भारमल की बेटी हरकाबाई के साथ हुआ, तो एक तरीके से यह देखा जाए कि हरकाबाई का विवाह तो हो गया, लेकिन इसका जो बेटा था भगवंत दास, उस भगवंत दास को और अपने पोते यानी कि भगवंत दास के बेटे मान सिंह को, इस 1562 के समय की तारीख ध्यान रखना, 1562 में ही तो हरकाबाई का विवाह हुआ और 1562 में ही भगवंत दास और मान सिंह दोनों अकबर की सेना में नियुक्त हो गए, अकबर की सेवा में नियुक्त हो गए। तो यहां अकबर ने खुश होकर इन्हें यानी कि भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की, अमीर उल उमरा की उपाधि और 5000 का मनसब यहां पे इन्हें प्रदान किया गया। अमीर उल उमरा की उपाधि और 5000 का मनसब अकबर ने इन्हें प्रदान किया, क्योंकि हरकाबाई का विवाह किससे हुआ था? अकबर से हुआ था। भगवंत दास के बाद जो अगला शासक बनता है, भारमल के बाद जो अगला शासक बनता है, उनका नाम है भगवंत दास, और कई स्थानों पर इन्हें जो है भगवान दास के नाम से भी बताया गया है। तो भारमल के बाद में अगला शासक होगा आपका भगवंत दास। भगवंत दास के बारे में अगर मैं आपको यहां बताऊं, तो प्रताप को समझाने के लिए जो मैंने आपका मेवाड़ के इतिहास के अंदर बताया था कि 4 शिष्टमंडल भेजे, उन 4 शिष्टमंडलों में मान सिंह के बाद यानी कि तीसरे नंबर पर कौन गया? तो साहब भगवंत दास गया। तो प्रताप को समझाने के लिए 1573 में ये मेवाड़ गया। अगली चीज कि भगवंत दास को भी अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी और इसे भी 5000 का मनसब प्रदान किया। और बाद में इस भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जो है वो किसके साथ कर दिया? साहब जहांगीर के साथ कर दिया।
और फिर बाद में इस मानबाई और जहांगीर से जन्म होता है खुसरो का, खुर्रम का नहीं, खुसरो का। ये अमीर खुसरो नहीं है, ये अलग है, ये मुगल शहजादा है। तो भारमल और भगवंत दास, इनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अभी जो सारा जो विवाह का कार्यक्रम मैंने आपको समझाया, इसे मैं अगली स्लाइड में बहुत आराम से आप समझेंगे कि साहब आमेर का जो राजा था इसका नाम था भारमल, और भारमल के 2 औलादें थी। एक बेटी थी जिसका नाम था हरखाबाई, और एक बेटा था जिसका नाम था भगवंत दास। इस भगवंत दास के भी 2 औलादें थी। एक बेटी थी जिसका नाम था मानबाई, और एक बेटा था जिसका नाम था मान सिंह। अब आप एक चीज देखो, इस हरकाबाई का विवाह हुआ किसके साथ? अकबर के साथ। और हरकाबाई और अकबर से जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम था सलीम, यानी कि जहांगीर। और इस जहांगीर का विवाह हुआ किसके साथ? मानबाई के साथ। और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम था खुसरो। इस जहांगीर का एक विवाह हुआ मारवाड़ की राजकुमारी जगत गोसाई के साथ, और इस जहांगीर और जगत गोसाई से उत्पन्न हुआ था खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से जाना गया। और ये जो जगत गोसाई थी ये किसकी पुत्री थी? तो आंसर होगा मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। तो यहां मैंने आपको ये सारा सिस्टम समझाया कि किसका विवाह किसके साथ हुआ, कौन किसकी संतान थी, कौन किसका उत्तराधिकारी था। ये एक चीज आप देखो। आमेर का राजा भारमल, इसकी बेटी हरकाबाई और बेटे का नाम भगवंत दास। भगवंत दास के 2 औलादे, एक मानबाई और एक मान सिंह। हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ और इन दोनों से संतान उत्पन्न हुई जहांगीर। फिर इसी जहांगीर का विवाह भगवंत दास की बेटी मानबाई के साथ कर दिया गया और इनसे उत्पन्न हुआ खुसरो। इधर जहांगीर का एक विवाह हुआ मारवाड़ की मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई के साथ और इनसे उत्पन्न हुआ खुर्रम। और खुर्रम ही इतिहास में जो है वो शाहजहां के नाम से जाना गया। और जगत गोसाई किसकी बेटी थी? तो साहब मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। तो ये जयपुर यानी कि आमेर और मुगलों के बीच में जो वैवाहिक संबंधों का एक सिलसिला चला उसके बारे में ये थोड़ी सी आपको जानकारी लेनी चाहिए। अब साहब भगवंत दास की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बना उसका नाम है मान सिंह। उसका नाम है मान सिंह। और मान सिंह का अगर शासनकाल देखें तो 1589 से 1614 ईस्वी तक ये रहा, यानी कि अकबर और जहांगीर ये दोनों का समकालीन था। मान सिंह का जन्म हुआ 1550 ईस्वी में। कहां हुआ? तो साहब आमेर में ही एक स्थान है मोजमाबाद। मोजमाबाद में हुआ, आमेर में। आमेर रियासत में एक स्थान है मोजमाबाद। पिता का नाम भगवंत दास है। अब इसके बारे में हम देखें तो साहब जब मैंने बताया कि 1562 में अकबर का विवाह भारमल की बेटी के साथ हुआ, यानी कि मान सिंह की भुआजी हरकाबाई के साथ हुआ, तो मान सिंह और उसके पिता भगवंत दास दोनों ही मुगल सेवा में चले गए थे। तो क्वेश्चन आए कि किस वर्ष मान सिंह मुगल सेवा में उपस्थित हुआ? तो मान सिंह 1562 में मुगल सेवा में गया, अकबर की सेवा में। फिर हम देखें तो 1568-69 में अकबर की सेना ने रणथंबोर अभियान किया था राव सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। तो उस रणथंबोर अभियान का भी यह हिस्सा था।
यानी कि हम ये देख रहे हैं कि इसका प्रारंभिक जीवन जो मुगलों के संरक्षण में बीता, उसने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की। उसके बाद अगर मैं कहूं तो 1572 में अकबर ने जब गुजरात पर आक्रमण किया और युद्ध हुआ, तो उसमें भी ये हिस्सा था युद्ध में, और युद्ध था सरनाल का युद्ध गुजरात में, शेर खां फौलादी के विरुद्ध। उसके बाद अगर देखा जाए तो जून 1573 में प्रताप को समझाने के लिए ये उदयपुर जाता है, और माना जाता है कि साहब उदय सागर झील की पाल पर इनके लिए स्नेह भोज का आयोजन किया गया, और जब महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए तो ये अमर सिंह को ये कह के चैलेंज करके आ गए कि अगले बार मैं तुम्हारे बाप के पेट दर्द का इलाज बनकर लौटूंगा। और जब प्रताप ने यहां इनकी इज्जत खराब कर दी, इनके साथ भोजन करने से मना कर दिया, तो फिर आगे जाके 18 जून 1576 को मानसिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। याद रखना, इसमें मानसिंह की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पहली बार मानसिंह स्वतंत्र सेनापति के रूप में किसी युद्ध के अंदर हिस्सा लेता है। तो वो युद्ध कौन सा था? वो साहब हल्दी घाटी का युद्ध था। आगे मानसिंह के बारे में हम देखें तो अकबर ने इसकी सेवाओं से खुश होकर, अकबर इसकी सेवाओं से काफी खुश हुआ, क्योंकि 1562 से लेके हल्दी घाटी के युद्ध के बाद तक भी मानसिंह जो है वो अकबर का कृपा पात्र बना रहा। इसीलिए अकबर ने इसे एक के बाद एक काबुल, बंगाल और बिहार, कहां का काबुल, ये याद रखना, क्रम पूछा जाता है, काबुल, बंगाल और बिहार का गवर्नर इसे नियुक्त किया। कहां का क्रम ध्यान रखना, काबुल, बंगाल और बिहार का। तो काबुल का गवर्नर इसे बनाया गया 1585 में, और 1585 से 1587 तक ये काबुल का गवर्नर बन के रहा। उसके बाद 1587 से लेके 1594 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। उसके बाद अगर देखा जाए, यहां सेकंड टाइम में बिहार का गवर्नर बनाया गया, काबुल, बिहार और बंगाल का, बिहार का गवर्नर ये रहा 1587 से लेके 1594 तक, और बंगाल का गवर्नर ये रहा 1594 से लेके जब अकबर की मृत्यु हुई 1605 तक। अब साहब यहां काबुल, बिहार और बंगाल की जो सूबेदारी इसको दी गई, ये क्यों इससे अकबर इतना प्रसन्न हुआ कि इसे काबुल की सूबेदारी सबसे पहले दी गई? तो हम ये देखते हैं कि भारत का ये वाला जो एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है, काबुल वाला एरिया, यानी कि लगभग ये वाला एरिया, मुगल साम्राज्य की सीमाएं यहां तक फैली हुई थी, लेकिन मिर्जा हकीम जो है वो बार बार यहां विद्रोह कर रहा था, और मुगल सल्तनत से छुटकारा पाना वो चाह रहा था, स्वतंत्र होना चाह रहा था। इसलिए अकबर ने मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन करने के लिए इसे काबुल वाले एरिया में भेजा, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पर भेजा, और इसने मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन कर दिया। यानी कि हम यहां देखें तो काबुल का गवर्नर इसे क्यों बनाया गया? तो मिर्जा हकीम का दमन इसके द्वारा किया गया। इसीलिए 1585 में इसे काबुल का गवर्नर बना दिया, इस बात से खुश होकर कि जो मिर्जा हकीम हर दिन बार बार परेशान करता रहा था, उसे इसने जाते ही प्रारंभिक 2 या 3 सालों के अंदर उसके विद्रोह को दबा दिया। अगला कि काबुल में रहते हुए मानसिंह ने क्या किया? तो इसने रोशनजाई और यूसुफजाई जैसे 5 यवन कबीलों का भी दमन किया। कबीलाई संस्कृति उस समय उस एरिया में काफी व्याप्त थी। ये अफगानिस्तान, काबुल, कंधार वाले एरिया में
यूसुफजाई और रोशनजाई जैसे कई सारे कबीले निवास करते थे। कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ये अतिक्रमण करना चाहते थे। तो जब इसे काबुल का गवर्नर बना दिया गया तो मान सिंह ने रोशनजाई और यूसुफजाई जैसे कुल 5 यवन कबीलों का दमन किया। इसीलिए एक चीज ध्यान रखना, ये 5 यवन कबीलों की संख्या है, इसीलिए आमेर का जो ध्वज है उसमें कितने रंग हैं? उसमें भी 5 रंग हैं, पचरंगी ध्वजा है इनकी। तो ये अकबर ने जब मानसिंह को काबुल का गवर्नर बनाया तो काबुल की सूबेदारी के दौरान मानसिंह ने ये सफलताएं प्राप्त की। अब साहब बिहार की बात करते हैं। तो जब ये बिहार में था, काबुल के बाद जब इसे बिहार ट्रांसफर इसका हुआ, उस समय घटना घटित होती है 1589 में। 89 में घटना घटित हुई कि जो भगवंत दास था मानसिंह का पिता, उसकी हो जाती है मृत्यु। भगवंत दास बैठा है आमेर में, जिसकी मृत्यु हो गई आमेर में, और मानसिंह इस समय बैठा है बिहार में। अब मानसिंह इस समय बिहार में है और ये राजपूतों के अंदर ये रस्म थी प्राचीन काल में कि जिस दिन पिता की मृत्यु होती थी उसी दिन नए उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक होता था। अब राज्याभिषेक कैसे हो? पिता आमेर में मरा है और बेटा पटना में है, बिहार में है। इसीलिए भगवंत दास की मृत्यु होने के कारण इस मान सिंह का पहला जो राज्याभिषेक हुआ, पहला जो राज्याभिषेक हुआ वो कहां हुआ? तो साहब पटना में हुआ। कब हुआ? 1589 में हुआ, उसी दिन जिस दिन भगवंत दास की मृत्यु हुई थी। फिर बाद में इसे आमेर लाया गया और आमेर में इसका दूसरा राज्याभिषेक किया गया। और जब आमेर में दूसरा राज्याभिषेक किया गया तो इसी समय अकबर ने इसे एक उपाधि दी, फरजंद की उपाधि। और इसे कितना मनसब दिया? तो साहब 5000 का मनसब यहां पे इसे प्रदान किया। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि साहब अकबर ने तो इसे 7000 का मनसब दिया था, लेकिन अभी 7000 का मनसब नहीं दिया, अभी सिर्फ 5000 का मनसब दिया है। वो हम आगे देखेंगे कि जब अकबर का जीवन अंतिम समय में होगा, लगभग 1604-1605, क्योंकि 1605 में अकबर मर गया था। 1604 और 1605 का वो समय था जब इसके मनसब को बढ़ाकर 7000 का मनसब किया। इसी के साथ मानसिंह पूरे भारत में अकबर से सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला एक हिंदू शासक था, एक राजपूत शासक था। फरजंद की उपाधि प्रदान की गई। फरजंद का मतलब है यहां पे पुत्र के समान, यानी कि अकबर जो है इस मानसिंह को अपने बेटे के समान मानता था। तो ये बिहार की सूबेदारी के दौरान ये घटनाएं मानसिंह के जीवन में घटित हुई। अगला देखते हैं कि साहब बंगाल पर जब ये सूबेदार था तो उस समय क्या घटना घटित हुई? तो एक घटना है कि पूर्वी बंगाल पर इसने आक्रमण किया और पूर्वी बंगाल का शासक था, उसका नाम था राजा केदार। इस राजा केदार के साथ मानसिंह ने युद्ध किया और इस राजा केदार से शिला देवी की मूर्ति प्राप्त करके ये लेकर आया। शिला देवी की मूर्ति। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसिंह ने शिला देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त की? तो साहब ये बंगाल से प्राप्त की थी। पूर्वी बंगाल के शासक केदार को हरा के जसोर से ये शिला देवी की मूर्ति प्राप्त की थी। और बाद में शिला देवी की मूर्ति को ये आमेर ले आता है और आमेर में शिला माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। अब साहब जब ये बंगाल का सूबेदार था तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष की स्थिति बनती है। तो उस समय ये जो मानसिंह है, ये मानसिंह जहांगीर का विरोध करता है। ये मानसिंह जहांगीर का विरोध करता है, यानी कि उत्तराधिकार के मामले में इस मानसिंह ने जहांगीर का विरोध किया। लेकिन समस्या ये हो गई कि जहांगीर जो है वो अगला शासक बन जाता है। इसीलिए जहांगीर के द्वारा मानसिंह को अहमदनगर की सूबेदारी दे दी जाती है। अब अहमदनगर की सूबेदारी यहां इसलिए दी गई क्योंकि अब तक मानसिंह जो है वो सिर्फ उत्तर भारत में था और अहमदनगर जो है वो दक्षिण भारत में था। यहाँ की राजनीतिक स्थिति जो है वो काफी
प्रतिकूल थी, काफी विपरीत परिस्थितियां थी। इसलिए अहमदनगर का सूबेदार बनना मानसिंह के लिए किसी सजा से कम नहीं था। तो मानसिंह को जहांगीर का विरोधाभास झेलना पड़ा। मानसिंह जहांगीर के समय अपने आप को उतना अनुकूल प्रतीत नहीं कर पाया, अपना इसकी अनुकूलता की ये फीलिंग नहीं आ पाई जितनी उसे अकबर के समय आती थी। अब बात करें तो अकबर ने मानसिंह को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, अकबर ने मानसिंह को अपने अंतिम समय में वो 5,000 की मनसब को बढ़ाकर कितना कर दिया, 7,000 का मनसब कर दिया। और ये जो 7,000 का मनसब था जो मानसिंह को मिला हुआ था, किसी राजपूत शासक को मिला हुआ मुगल काल का सर्वोच्च मनसब माना जाता है, सबसे बड़ा मनसब माना जाता है। तो ये आपका मानसिंह था जिसका जीवन काल जो है वो अकबर की शरण में बीता और अकबर के लिए धीरे धीरे इसने एक के बाद एक सफलताएं अर्जित की और देखते ही देखते अकबर ने इसे फर्जंद यानी अपना बेटा मान लिया। और पूरे मुगल काल में सबसे ऊंची जो मनसब अगर किसी हिंदू या किसी राजपूत को मिली हुई थी तो वो थी 7,000 की मनसब। और किसे मिली थी तो आंसर होगा मानसिंह। राजा केदार को पराजित करके बंगाल से इसने शिला देवी की मूर्ति प्राप्त की और शिला देवी का जो मंदिर है वो फिर बाद में बनवाया गया आमेर में। जब मानसिंह के पिता भगवान दास की मृत्यु 1589 में हुई आमेर में, उस समय मानसिंह था बिहार में, पटना में। इसलिए मानसिंह का पहला राज्याभिषेक पटना में हुआ और दूसरा राज्याभिषेक या विधिवत राज्याभिषेक जो है वो आमेर में हुआ। और दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर ही मानसिंह को अकबर ने फर्जंद की उपाधि और 5,000 का मनसब प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमने मानसिंह देखा ये मानसिंह का राजनीतिक जीवन था, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में मानसिंह का क्या योगदान रहा, क्या उपलब्धियां मानसिंह की रही, ये हमने यहां पे देखा। अब कई बार जो क्वेश्चन है वो राजनीतिक उपलब्धियों से न पूछकर सांस्कृतिक विषय से पूछ लिया जाता है। तो यहां हम अगला पॉइंट देखेंगे कि मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थी या इसका सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान था। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर इसके योगदान की हम बात करें तो हमें इस कुछ पॉइंट्स के अंदर हम इसको बांट लेते हैं। पहला पॉइंट हम यहां ये लेंगे कि मानसिंह ने कौन कौन से नगरों का निर्माण करवाया। मानसिंह ने कौन कौन से नगरों का निर्माण करवाया। तो एक नगर इसने बनाया बिहार में। बिहार में मानपुर नगर की स्थापना इसके द्वारा की गई। और दूसरा बंगाल में अकबर नगर की स्थापना भी इसके द्वारा की गई। तो बिहार में मानपुर नगर मानसिंह ने बसाया और बंगाल में अकबर नगर भी जो है वो मानसिंह ने बसाया। दूसरा पॉइंट अगर हम यहां लें तो कौन कौन से मंदिरों का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया। तो अगला पॉइंट होगा हमारा मंदिर निर्माण। अब हम देखते हैं कि साहब मानसिंह के द्वारा वृंदावन में और राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी मानसिंह के द्वारा पटना में भवानी मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी मानसिंह के द्वारा आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मानसिंह के द्वारा मानसिंह के समय में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब इन मंदिरों का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया, लेकिन एक चीज मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा कि आमेर का जो जगत शिरोमणि जो मंदिर है ये मानसिंह के समय बनाया गया।
मानसिंह के द्वारा नहीं बनवाया गया, मानसिंह के समय बनवाया गया। और जगत शिरोमणि का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो मानसिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था रानी कनकावती। रानी कनकावती के द्वारा आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया गया। अब इसका नाम जगत शिरोमणि मंदिर क्यों रखा गया? तो आपको मैं ये जानकारी दूं कि जब बंगाल का सूबेदार था मानसिंह, उस समय राजा केदार के साथ जो युद्ध हुआ, यानी कि बंगाल का जो अभियान हुआ, उसमें मानसिंह के 3 बेटे मारे गए, हिम्मत सिंह, जगत सिंह और दुर्जन सिंह। हिम्मत सिंह, जगत सिंह और दुर्जन सिंह तीनों बेटे मानसिंह के इस युद्ध के अंदर मारे गए। और रानी कनकावती सबसे ज्यादा प्रेम जगत सिंह से करती थी, इसीलिए अपने बेटे जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने आमेर में करवाया। अब इस जगत शिरोमणि मंदिर में क्या चीज है खास, ये हम यहां बात करेंगे। तो जगत शिरोमणि मंदिर जो है, यह मंदिर है भगवान कृष्ण का मंदिर। और इस मंदिर में जो प्रतिमा रखी हुई है, यह वही प्रतिमा है जिसकी पूजा कभी मीराबाई किया करती थी। चित्तौड़ दुर्ग में, यानी कि मेवाड़ में, मीराबाई जब कृष्ण भक्ति किया करती थी तो ये उसी मूर्ति को लेकर आया जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। तो ये जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में हमने देखा। सांस्कृतिक योगदान में हमने 2 चीजें देखी, बिहार में मानपुर नगर बसाया और बंगाल में अकबर नगर बसाया। मंदिर निर्माण में वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया, पटना में भवानी मंदिर का निर्माण करवाया, आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया और आमेर में इसकी पत्नी के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर के निर्माण भी करवाया गया। आगे हम देखें तो साहब कौन कौन से महल इसके द्वारा बनवाए गए, कौन कौन से महल मानसिंह के द्वारा बनवाए गए। तो पहली बात मैं करूंगा, बेराठ में पंचमहल का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया। जब अकबर जियारत के लिए आता था तो अकबर के सम्मान में, अकबर के ठहरने की व्यवस्था के लिए बेराठ में पंचमहल का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया। दूसरा हम देखेंगे कि साहब पुष्कर में मान महल का निर्माण भी मानसिंह के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा आमेर में सुख मंदिर महल, आमेर में ही सुहाग मंदिर महल और आमेर में ही जो है इन्होंने यश मंदिर महल का निर्माण भी करवाया। ये तीनों हैं आमेर में। तो ये महल निर्माण में मानसिंह के जीवन का एक बड़ा पहलू था, मानसिंह का बड़ा योगदान संस्कृति के क्षेत्र में था। आगे हम बात करें तो कौन कौन से दुर्गों का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया। तो पहला नाम आता है हमारे सामने कि साहब आमेर दुर्ग का जो मूल निर्माण था वो मूल निर्माण करवाया गया मानसिंह के द्वारा। दूसरा जो किला है उसका नाम है जयगढ़ दुर्ग, और ये आमेर और जयगढ़ के जो दोनों किले हैं ये है आपके जयपुर शहर के अंदर। मानसिंह ने ही जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, लेकिन इसका नाम जयगढ़ मिर्जा राजा जयसिंह यानी कि जयसिंह फर्स्ट के नाम पर रखा गया। इसके अलावा इसने बिहार में एक और किला बनवाया जिसका नाम था रोहतासगढ़ दुर्ग। तो रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण इसने कहां करवाया? बिहार में, जब ये बिहार का सूबेदार था। अब बात करें कि साहब कला के क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा। स्थापत्य के क्षेत्र में हमने योगदान देखा, धार्मिक क्षेत्र में इसका योगदान देखा, सब कला के क्षेत्र में इसका क्या योगदान था। तो कला के क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि इसी के समय पर्शिया से एक कला आई थी जिसका नाम था ब्लू पोट्री। पर्शिया यानी कि इसे पहले कहा जाता था ईरान, अभी वर्तमान में ईरान कहा जाता है, पहले पर्शिया कहा जाता था। तो पर्शिया से ब्लू पोट्री लाने के जो श्रेय जिसको दिया जाता है उसका नाम है राजा मानसिंह। अब साहब ये ब्लू पोट्री के बारे में बात करूं
तो ब्लू पोट्री पूरे राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साहब जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री क्या है? तो चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी करना ही ब्लू पोट्री कहलाता है। और ब्लू पोट्री का राजस्थान में जो सबसे ख्यातिमान जो कलाकार है, सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार है, उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत और इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो कला के क्षेत्र में, दुर्ग निर्माण के क्षेत्र में, मंदिर निर्माण के क्षेत्र में, नगर निर्माण के क्षेत्र में और महल निर्माण के क्षेत्र में मानसिंह का क्या योगदान रहा, ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर देखी है। अब मानसिंह का साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में मानसिंह का क्या योगदान रहा, तो सबसे पहले तो हम यहां ये देखेंगे कि मानसिंह के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, यानी कि दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। तो सबसे पहले एक नाम आएगा हरिदास, एक नाम आएगा सुंदरदास, एक नाम आएगा हापा बारट, एक नाम आएगा मुरारीदान, एक नाम आएगा जगन्नाथ और एक नाम आएगा दलपत मिश्र। इनमें से इन दो के बारे में तो कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि हरिदास और सुंदरदास किसके दरबारी विद्वान थे, तो आंसर था आपका आमेर का राजा मानसिंह। हरिदास, सुंदरदास, हापा बारट, मुरारीदान, जगन्नाथ और दलपत मिश्र, ये सब किसके दरबारी विद्वान थे, तो सब मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। मुरारीदान के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, एक किताब, एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था मान प्रकाश ग्रंथ। मान प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो आंसर होगा मुरारीदान के द्वारा। दूसरा, जगन्नाथ के द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। और दलपत मिश्र के द्वारा भी दो ग्रंथ लिखे गए, एक का नाम था पवन पश्चिम और एक का नाम था पत्र प्रशस्ति। तो ये मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। इसमें हरिदास और सुंदरदास, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मुरारीदान ने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की, जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति ग्रंथ की रचना की। अब ये तो थे इसके दरबारी कवि जो इसके स्वयं के दरबार में थे, लेकिन मैं यहां एक अलग से बात करूंगा कि मानसिंह का एक समकालीन विद्वान भी था। मानसिंह का एक समकालीन विद्वान भी था और वो जो समकालीन विद्वान था वो मानसिंह के दरबार में नहीं था। मानसिंह का जो भाई था माधो सिंह, उसके दरबार में था अलवर में। उसका नाम है मुरारीदान। ये काफी प्रसिद्ध है, मुरारीदान नहीं, सॉरी, इसका नाम है पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल मानसिंह के दरबारी कवि हैं ये, लेकिन मानसिंह का समकालीन अगर हम बात करें तो है पुंडरीक विट्ठल, जो मानसिंह का दरबारी कवि नहीं है, मानसिंह के भाई का दरबारी कवि है। और इसके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों के बारे में हम यहां देखते हैं। कौन कौन से ग्रंथ यह पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखे गए, तो एक नाम आता है जिसको एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वो है नर्तन निर्णय। रागमाला, राग चंद्रोदय, ये सारे ग्रंथ इसके द्वारा लिखे गए। रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, ये सभी ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए, तो आंसर होगा साहब कि पुंडरीक विट्ठल के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, ये पुंडरीक विट्ठल जो है मानसिंह का समकालीन है, लेकिन मानसिंह का दरबारी विद्वान नहीं है। तो ये मानसिंह के बारे में हमने देखा। आखिरी बात मानसिंह के बारे में मैं आपको बताऊं
कि मानसिंह के कहने पर ही जो संत दादू दयाल थे, ये दादू दयाल अकबर से मिलने के लिए जाते हैं आगरा। एक चीज ध्यान रखना, मानसिंह के कहने पर ही जो प्रसिद्ध संत दादू दयाल थे, ये अकबर से मिलने के लिए कहां जाते हैं? आगरा जाते हैं। और आखिरी में 1614 ईस्वी में जब जहांगीर ने इसे अहमदनगर की सूबेदारी दे दी थी, तो अहमदनगर से वापस लौटते वक्त एलिचपुर नामक स्थान पर, एलिचपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, तो एलिचपुर महाराष्ट्र में इस मानसिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ये मानसिंह का चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। तो 1562 से इसने मुगलों की सेवा करना प्रारंभ किया और अंतिम सांस यानी कि 1614 तक ये मुगलों की सेवा में नियुक्त रहा। मानसिंह के सांस्कृतिक योगदान के बारे में भी हमने देखा और मानसिंह के राजनीतिक योगदान के बारे में भी हमने देखा। मिलते हैं अगली क्लास में। ये आमेर के कछवाओं की शुरुआत होती है और अगले वीडियो में हम मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के बारे में देखेंगे। धन्यवाद। तब तक बने रहिए आप अभिव्यक्ति क्लासेज जयपुर के साथ। जय हिंद, जय भारत।